लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बढ़ते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। पीटीआई के लिए 5 बड़ी खुशखबरियां एक ही जगह से आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में नवाज शरीफ के चोर चोर के नारे लगवा दिए। ये क्या सारी खबरें हैं और ये सारी टॉप स्टोरियां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी और 5 खुशखबरियां आई हैं। ये क्या हैं, ये मैं सारी तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही जो पीटीआई के सदर हैं, और लेकिन अब पीटीआई के सदर नहीं है क्योंकि अब कोई किसी ओहदे पर मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन में सब आज़ाद हैसियत से पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी पीटीआई आज़ाद हैसियत से 2024 में इंतखाब लड़ने जा रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है चौधरी परवेज इलाही, जिसकी 3 रुकनी बेंच के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है, उसमें चौधरी परवेज इलाही के और उनके साथ साथ मंसूर अली शाह के साथ अतल मनिल्ला और जमाल मंदोखेल इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिसमें परवेज इलाही के वकील ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी क्योंकि परवेज इलाही इलेक्शनों से बाहर हो चुके थे। लाहौर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया कि उनको उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं। उसके बाद जो परवेज इलाही ने और दीगर जो रहनुमा हैं 5, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की हुई थी। उसके 3 रुकनी बेंच का फैसला आ गया जो पीटीआई के हक में फैसला आया। सबसे पहले परवेज इलाही के वकील जो एहसान खोखर ने कहा कि हम इलेक्शनों में तखीर नहीं चाहते। मेरे मोकल को पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, और अदालत के सवाल किया कि 10 मल्ला प्लॉट के कागज तक आपको कैसे रसाई मिली। 10 मल्ला के दस्तावेजात पटवारी से मिली। अतम निल्ला ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है। दौरान समाअत वोटर को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है और एक ही सियासी जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन का मतलब है कि लोगों को सहूलत मुहैया करना और उनको इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे मंसूर अली शाह कहा है कि आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी ठोस वजूहात की वजह से किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आइन के इंतखाब के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं बल्कि इन फ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। अदालत ने उसके बाद आरओ और लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसको कलअदम किया और परवेज इलाही को सिर्फ पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। और ये बड़ी कामयाबी है पीटीआई के जैसे सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इलेक्शनों से बाहर हो गए। चेयरमैन खुद इलेक्शन नहीं लड़े इमरान खान साहब, और दीगर रहनुमा जो हैं सीनियर वो इलेक्शनों से आउट हो चुके हैं। इस तरह परवेज इलाही के सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ना एक खुशाइन बात है। अगर परवेज इलाही जीत कर जाते हैं और असम्बली में जाते हैं और पीटीआई के दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वहाँ पे होंगे तो एक बहुत बड़ा उनको होप मिलेगी। एक सीनियर रहनुमा है और उनका काफ़ी तजर्बा भी है, और आपने देखा होगा कि उनको सिर्फ गुजरात से इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, वो भी जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शाफे हुसैन के मदे मुकाबिल वो इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने ये सोचा होगा कि ये वक्त भी आएगा कि एक ही खानदान के 2 रहनुमा एक दूसरे के मुखालिफत सियासी मुखालिफ दुश्मन बन जाएंगे, और मामा भांजा हैं शाफे हुसैन जो परवेज इलाही के मामू हैं, और इस तरह ये मामा भांजा आपस में गुजरात में एक ही घर से वो इलेक्शन लड़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। शाफे हुसैन वर्सेस परवेज इलाही, और इन पाकिस्तान में सब पर इसकी नजरें भी होंगी, और सिर्फ
परवेज लाई अब PP 32 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो 2 NA की सीटें थी वहां से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए हैं। ये अदालत का हुक्म था। उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। सनम जावेद जो इलेक्शन से RO और हाई कोर्ट ने उनको उनके पेपर नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद कर दिए थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने पेपर अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और RO और हाई कोर्ट के खिलाफ अपनी रिट दायर की थी, उसमें वो भी उनके पेपर भी ना मंजूर हो चुके हैं। 3 रुकनी बेंच की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में अतल मिनिल्ला और जमाल मंदोखेल ने इसकी सरबराही की, और सनम जावेद को NA 120, NA 119 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। सनम जावेद ने अपने नॉमिनेशन पेपर मरियम नवाज के खिलाफ जमा करवाए हुए थे, और मरियम नवाज NA 119 से इलेक्शन लड़ रही हैं, और उन्होंने NA 120 में अयाज सादिक के खिलाफ भी सनम जावेद ने नॉमिनेशन पेपर अपने जमा करवाए हुए हैं, और PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर के खिलाफ भी उन्होंने इलेक्शन लड़ने का प्लान किया हुआ है। और ये सनम जावेद के वालिद साहब भी उन्होंने अपने कई दफ़ा इंटरव्यू में आके कहा है कि सनम जावेद एक जमानत पे रिहा होती हैं और दूसरे केस में उनको पकड़ लिया जाता है, दूसरे केस में उनको जमानत मिलती है तो तीसरे केस में उनको पकड़ लिया जाता है। ये सब मरियम नवाज करवा रही है, ये कहना है सनम जावेद के अहले खाना का, और उनके वालिद साहब का भी यही कहना है। लेकिन अभी तक मरियम नवाज ने अपने मुंह से आज तक सनम जावेद का नाम भी नहीं लिया। ये कितनी खबर सच है झूठ है, ये तो इनको सनम जावेद और उनकी फैमिली को साबित करना पड़ेगा कि इसके पीछे मरियम नवाज है। लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने का जो कहा है कि वो मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन मरियम 119 से इलेक्शन लड़ी है लाहौर से। उनके मध्य मुकाबिल थे शहजाद फारूक, अब्बास फारूक के भाई, बड़े भाई हैं, वो कवरिंग कैंडिडेट थे। अगर सनम जावेद के नॉमिनेशन पेपर जो मुस्तरद हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, फिर रिकवरी कैंडिडेट के तौर पे शहजाद फारूक ने उनके पेपर हो गए और PTI ने उनको टिकट अनाउंस कर दिया। अब सनम जावेद के पेपर मंजूर हो गए हैं और अदालत ने कह दिया है कि चौधरी परवेज लाई और सनम जावेद के जो बैलेट पेपर पे नाम और सिंबल दर्ज किया जाए, ये हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद आप देखते हैं शहजाद फारूक को 119 से ही इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, ये सनम जावेद 120 से इलेक्शन लड़ेंगे अयाज सादिक के खिलाफ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली के 99% चांस है कि सनम जावेद 119 से इलेक्शन लड़ेंगी मरियम नवाज के खिलाफ। और देखते हैं, मरियम नवाज एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े बाप की बेटी, बहुत बड़ा सियासी घराना और रियासी मशीनरी भी उनके साथ है, पैसा भी उनके पास बेतहाशा है। सनम जावेद एक आम कारकुन मरियम नवाज को कैसे बीट करेंगी, और नून लीग का वो गढ़ है जहां से नून लीग आज तक हारी नहीं है। ये सीट परवेज मलिक की थी, उनकी वफात के बाद फिर 2018 में मरियम नवाज ने यहां से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, फिर मरियम नवाज को नाअहल करार दिया गया, फिर उसकी जगह रिकवरी कैंडिडेट में अली परवेज मलिक ने यहां पे भारी मार्जिन से फतह ली थी और शेर को यहां से जितवाया था। अब सनम जावेद इतना बड़ा नाम नहीं है जितना बड़ा नाम अब हो चुका है, और कराने वाली मरियम नवाज है। अब वो सनम जावेद बामुकाबला मरियम नवाज 119 से तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन मरियम नवाज का पलड़ा भारी है। देखते हैं कि उस दिन वोटर अगर निकला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला, तो फिर ये पलड़ा सनम जावेद के हक में जा सकता है, ये है। और उसके बाद एक और ताज़ा खबर आई है, ताहिर सादिक NA 49 अटक से इनके भी कागज मंजूर हो चुके थे। ये इश्तिहारी हैं, 9 मई के वाकया में उन्होंने कहा इन्होंने सिलेंडर कर दिया और जमानत पर इनको मिली हुई है, और इनके पेपर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए थे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आर्टिकल 17 में आप कैसे किस बंदे को एक
الیکشن سے محروم کر سکتے ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ اشتہاری الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ اور اس طرح جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 3 رکنی بینچ نے طاہر صادق کو ان کے جو الیکشن ہے ان کو بحال کیا اور ان کے نومینیشن پیپر کو ریجیکٹ جو کیا تھا آروز نے، اس کو کالعدم کیا اور ان کو منظور کرتے ہوئے اب طاہر صادق اٹک سے 49 سے ان کے جو مقابلہ کر رہے ہیں شیخ آفتاب ہے مسلم لیگ نون سے، وہ ان کے مد مقابل ہیں۔ اور ایک اور خبر جو آئی ہے، عمر اسلم NA 87 خوشاب، ان کے مد مقابل ہے ملک شاکر بشیر اوان جو مسلم لیگ نون سے ہیں۔ ان کے بھی نومینیشن پیپر کل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے منظور کیے اور اس طرح یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں PTI کی طرف سے۔ اور دوسری بڑی خبر آئی ہے جو شوکت بسرا کے حوالے سے، وہ بہت ایک انٹرسٹنگ خبر آئی۔ شوکت بسرا بھی جو NA 163 سے بہاول نگر سے یہ لڑیں گے۔ ان کے جو مد مقابل ہوں گے نون لیگ کے نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کے NA 163 بہاول نگر سے ان کے مد مقابل ہوں گے۔ بہت تگڑا مقابلہ ہے یہاں پہ اور بہت کلوز کانٹینسٹ ہوگا شوکت بسرا اور نور الحسن تنویر کا۔ یہ 5 لوگ تھے جن کو کل ایک ہی عدالت سے 3 رکنی بینچ نے ان کے نومینیشن پیپر منظور کیے اور PTI کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی اور یہ بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں PTI کی طرف سے جن کے کل سپریم کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ اور بلاول بھٹو نے کل ملتان میں جلسہ کیا اور وہاں پہ نواز شریف چور چور کے نعرے لگوا دیے۔ انہوں نے کہا کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ یہ کہا بلاول بھٹو زرداری نے ملتان میں کھڑے ہو کر جلسے میں لوگوں کو کہا کہ آپ نواز شریف کے خلاف نعرے لگائیں، لیکن ابھی تک نون لیگ نے کسی جلسے میں ڈائریکٹ بلاول بھٹو زرداری کو تنقید نہیں کی۔ وہ تنقید کرتے ہیں لیکن کچھ اور الفاظ میں، جیسے مریم ہے، شہباز شریف ہے۔ کل مریم نے ننکانہ صاحب میں کھڑے ہو کے کہا کہ جہاں پہ مخالفین جلسہ کر رہے ہیں، ان کا مخالفین کا کہنے کا مطلب تھا کہ بلاول ملتان میں جو جلسہ کر رہے ہیں ان کے آگے پیچھے رائٹ لیفٹ اور سامنے سارے ہی نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح ایک شخص جو سندھ میں اسکولوں میں گائیں بھینس بندی ہوئی ہیں وہ اپنے سندھ کو نہیں سنبھال سکتا، وہ پنجاب میں آ کر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے اپنے سندھ کو ٹھیک کر لو۔ پنجاب کا حال آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پنجاب میں میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں بہت بڑے بڑے منصوبے اور ایسے مثالی کام کیے ہیں جو پورے پاکستان میں نہیں ملتے۔ یہ کہنا تھا مریم نواز نے اس کو تنقید کی بلاول بھٹو کو، لیکن بلاول بھٹو نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کل وہ حد سے ہی پار چلے گئے، انہوں نے چور چور کے نعرے لگوا دیے۔ اب دیکھتے ہیں کیونکہ اب جو مقابلہ ہو رہا جا رہا ہے 2024 کا، ان دونوں پارٹی کو یہی کہنا ہے کہ اصل جو مقابلہ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری خوش فہمی میں ہے۔ اصل مقابلہ جو پنجاب میں ہے وہ مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار PTI کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کوئی سرپرائز ہوتا ہے، کیونکہ برسٹر گوہر خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 8 فروری کو سرپرائز دیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، 90% لوگ عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے، ان کے نظریے کو، حقیقی آزادی کو، اور جو وہ کہتے ہیں، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ اگر لوگ اسی طرح 40-45% ٹرن آؤٹ رہا تو نون لیگ اور ایک کولیشن جماعت بنے گی۔ اگر ٹرن آؤٹ بہت بڑھ گیا، 65-70% آ گیا ٹرن آؤٹ، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، رش ہی رش ہوگا، اور پھر عمران خان اور تحریک انصاف کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تب تو دھاندلی بھی نہیں ہوگی، تب تو کوئی مینیج ہی نہیں ہو سکتا الیکشن۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آتے ہیں تو پھر PTI سویپ کرے گی۔ اگر 40-45% ٹرن آؤٹ رہا تو پھر PTI میدان سے باہر ہو جائے گی۔
پھر یہاں پیپلز پارٹی، نون لیگ، استقامت پارٹی اور ایم کیو ایم اور چھوٹی جماعتیں بنا کر یہ پی ڈی ایم 2 جو کسے کہتے ہیں وہ حکومت بنے گی، اور یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 15 یا مہینے یا 2 سال چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائے گا کہ آپ کو میرا ویلاگ کیسا لگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں۔ حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔